अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि तमाम नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आपके खुलूस और मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूँ मोहतरम, लेकिन आपके एहसान का बोझ बर्दाश्त न कर सकूँगा। हाँ, दिल्ली में रहकर आपसे मुलाकात करता रहूँगा। मियाँ तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, मैं भी घर गृहस्थी वाला इंसान हूँ। अपनी इज़्ज़त का एहसास भी है, लेकिन कुछ सोच समझ कर ही तुमसे ये कह रहा हूँ। बस वल्लाह तकल्लुफ़ ना करो, दिल को भा गए हो। इंसानियत कबूल ना करोगे तो दुख होगा। और मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, घर बार छोड़ चुका हूँ, दिल्ली अजनबी मुकाम है। कोई शनासा, कोई हमदर्द मिल जाए तो कम से कम अजनबियत का एहसास ना रहे। बड़े मियाँ खलूस से ही कह रहे हैं, कोई माली एहसान न लूँगा। जो हुक्म मोहतरम, मुझे क्या इनकार हो सकता है। वल्लाह जी खुश कर दिया, रशीदुद्दीन ने उछलते हुए कहा। दिल्ली के मकामात शुरू हो गए थे। फिर थोड़ी देर के बाद ट्रेन स्टेशन के हदूद में दाखिल हो गई। ट्रेन रुकने के बाद रशीदुद्दीन साहब नीचे उतरे। इनका सामान भी मुख्तसर था और मैं तो था ही बेसरो सामान। बाहर आकर एक तांगा किया और रशीदुद्दीन साहब ने तांगे वाले से कराल बाग चलने के लिए कहा। दिल्ली की कुशादा सड़कें मेरे सामने थी। बचपन में एक बार यहाँ आया था, सही शक्ल याद भी ना थी। दिलचस्पी से हर चीज़ देखता हुआ चलता रहा, यहाँ तक कि हम कराल बाग पहुँच गए। नवाब फिरोजुद्दीन की कोठी बेहद आलीशान थी। सामने का हिस्सा तो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन तांगा सामने नहीं रुका था, बल्कि वो कोठी के अगबी सम चल पड़ा था। अकब में भी एक छोटी सी इमारत थी जो शायद कोठी से मिली हुई थी, लेकिन अलग भी थी। तांगा ऐसी इमारत के सामने रुका था। रशीदुद्दीन साहब ने जल्दी से पैसे निकालकर तांगे वाले को दिए और फिर अपना छोटा सा सूटकेस निकालते हुए बोले, आओ मियाँ आओ, चले आओ। और मैं एक तवील सांस लेकर इनके साथ चल पड़ा। हम मकान की ड्यूढ़ी में दाखिल हो गए और रशीद साहब ने सूटकेस रखते हुए कहा, मैं अभी दरवाज़ा खोलता हूँ, बस 1 मिनट सब्र करो। और वो दौड़ने के से अंदाज में अंदर दाखिल हो गए। फिर उन्होंने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया और मैं बैरूनी कमरे में दाखिल हो गया। मेहमान खाना ही था। वो बिस्तर नफासत से बिछे हुए थे, कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, दरमियान में फर्शी रखी हुई थी। खासा कुशादा और हवादार कमरा था, जिसमें एक दरवाज़ा गुसल खाने की तरफ जाता था। बस अब यहाँ आराम करो, मुँह हाथ धो लो, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ, उन्होंने कहा। बेहतर, मैंने कहा और रशीद साहब अंदर चले गए। मैं मुस्कुराते हुए इन हालात के बारे में सोचता रहा, लेकिन एक खूबसूरत सी बच्ची की आमद ने मेरे ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। 8-9 साल की बच्ची थी। चेहरे पर शरारत और मासूमियत का इम्तिजाज था। बड़ी बड़ी आंखें दिलचस्पी से मुझे देख रही थी, लेकिन इनमें शर्म भी थी। इसने बड़े अदब से मुझे सलाम कहा और एक चप्पल मेरे पाँव के नज़दीक रख दी। जूते उतार दीजिए भाईजान, उसने शीरीं आवाज़ में कहा। बहुत बेहतर नन्ही से बहन, मगर पहले तारुफ तो हो जाए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। खादमा को अफशां कहते हैं। बहुत खूब, हमें सरफराज कहते हैं। नहीं, आपको सिर्फ भाईजान कहते हैं, वो मुस्कुराहट से बोली। अब्बू मियाँ ने यही बताया है। ओह, मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, आप भाईजान ही कहें, लेकिन एक शर्त पर। फरमा दीजिए, आप हमारी सचमुच की बहन बनना पसंद करेंगी? गौर करेंगे, पहले आपको परखेंगे, आप किस किस्म के भाई हैं, बच्ची ने कहा। बड़ी मासूम मगर शरीर लड़की थी, यकीनन रशीद साहब की बेटी थी। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम मुँह हाथ धो लें? ज़रूर, सफ़र की थकान भी होगी। ओहो, तो आपको मालूम हो गया कि हम सफ़र से आ रहे हैं? जी हाँ, अब्बू जान ने बता दिया है और आपके लिए नाश्ता तैयार हो रहा है। हाँ, आप अपनी मोहब्बत का सबूत हमें नाश्ते में शामिल करके ज़रूर दीजिएगा। यकीनन, हम आपके बगैर नाश्ता नहीं करेंगे, मैंने कहा और वो मुस्कुराती हुई भाग गई। मैं गुसल खाने की तरफ चल पड़ा। हाथ मुँह धोकर फारिग हुआ और बाहर निकल आया।
फिर बैठे हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि रशीदुद्दीन साहब आ गए। लिबास तब्दील कर चुके थे। पीछे एक मुलाजिम ट्रे संभाले हुए अंदर आया और इसने दरमियानी मेज़ पर नाश्ता लगा दिया। नाश्ता तो हम कर चुके हैं मोहतरम, मैंने कहा। वो सफरी नाश्ता था और फिर अभी खाने के वक्त में बहुत देर है। ये हल्की चीज़ें हैं और तुम माशाल्लाह जवान आदमी हो, बिस्मिल्लाह करो। मैंने बेतकल्लुफ़ी से हाथ मारने शुरू कर दिए। रशीद साहब भी मेरे शरीक थे। नाश्ते के दौरान मैं इन लोगों के बारे में सोचता रहा था। खुलूस ऐसे भी मिल जाता है, जिस चीज़ की तलब करो वो मुश्किल हो जाती है और बाज़ औक़ात या फिर हम गलत जगहों पर इसे तलाश करते हैं। रशीदुद्दीन साहब से मेरा क्या वास्ता, बस चंद लम्हात के हमसफ़र, लेकिन इस शख्स के पास बेलौस मोहब्बत मौजूद है। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी क्या, मुलाजमत शुरू कर दूँ? क्या मैं दुरुस्त कर सकूँगा? 1000 रुपये पास मौजूद हैं, ये आरिफ को वापस करने हैं। ठीक है, वो मेरा दोस्त है, लेकिन उधार तो उधार है। नाश्ता कर लिया था। जहन में बहुत से प्रोग्राम मुरतब हो रहे थे। थोड़े अरसे मुलाजमत करना ही पड़ेगी। आरिफ के पैसे वापस कर दूं, कुछ रकम पसे अंदाज करूं और इसके बाद मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश करूं। यही बेहतर है, यही मुनासिब है, मैंने फ़ैसला कर लिया। सरफराज मियाँ, रशीद साहब की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। जनाब, सोच में डूब गए? कुछ नहीं, भाई फ़िक्रमंद हो गए। मेरी ख्वाहिश है मियाँ के फ़िक्र को जहन से निकाल दो। मैं मौजूद हूँ, घर मौजूद है, मैं तुम्हारे ज़्यादा हालात नहीं कर दूँगा। बस यूँ समझो ये तुम्हारा घर है। जब भी मुलाजमत मिल जाए मैं इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ। दरअसल बात यह है मियाँ कि मेरा कोई बेटा नहीं है। माशाल्लाह 5 बच्चियाँ हैं। हमेशा से बेटे की आरज़ू है। साला किस्म के नौजवानों को देखकर एहसास होता है कि काश कोई बेटा हो। खैर, अपने मुश्किल से बनते हैं, लेकिन तलब को क्या किया जाए। बड़ी मुतासिर कुन गुफ्तगू थी। मैंने उसके जवाब में कुछ न कहा। कोई ज़िम्मेदारी कैसे कबूल कर सकता था? मेरी निगाहों के सामने तो कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई नफीस, नफीस, इन्होंने मुलाजिम को आवाज़ दी। जी अच्छे मियाँ। मुलाजिम कमरे में दाखिल हो गया। बेगम को भेज दो, हालांकि मैं जानता हूँ वो क्वाड़ के पीछे से इन्हें देख चुकी होंगी, लेकिन इन्हें यहाँ भेज दो। मुलाजिम चला गया और थोड़ी देर के बाद एक पाकीज़ा शक्ल खातून अंदर आ गई। ये मेरी 40 साला मोन्स हैं, तुम्हारे लिए एक हमदर्द माँ साबित होंगी। बेगम, ये सरफराज मियाँ हैं। कुशादा पेशानी और रोशन आँखों से इनकी फरासत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बस मेरी ख्वाहिश है इन्हें तकलीफ़ ना हो। ऐसा ही होगा, बेगम साहबा ने कहा। अच्छा भाई सरफराज मियाँ, हमें इजाज़त। मुमकिन है दोपहर के खाने में तुम्हारे साथ शरीक ना हो सकें। नवाब साहब को हाजिर देनी है। बेहतर है तुम यहाँ आराम करो, सोना चाहो तो सो जाओ, हमें तो रात ही नसीब होगी। मुलाजिम पेशा आदमी है। रशीद साहब उठ खड़े हुए। बेगम साहिबा थोड़ी देर तक बैठी रहीं, फिर वो मुझे आराम का मशवरा देकर चली गई और मैं एक मुसहरी पर लेटकर अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पर गौर करने लगा। घर से कदम निकाल दिया था। देखना यह था कि अब ज़िंदगी कौन से मोड़ इख्तियार करती है। ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि दरवाज़े पर आहट सुनाई दी और मैंने गर्दन मोड़ कर देखा। अजनबी जगह थी, बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन दरवाज़े से दाखिल होने वाला चेहरा शगुफ्ता था। मेरी जानी पहचानी अफशां थी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और अफशां के नन्हे नन्हे लब भी मुस्कुरा उठे। क्या हमें इस मुदाखलत पर माज़रत करना पड़ेगी? इसने शीरीं आवाज़ में कहा। कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं है इस तकल्लुफ़ की, मैंने जवाब दिया। हाँ, तकल्लुफ़ात हमें भी पसंद नहीं है। वैसे हमें ये देखकर खुशी हुई है कि आप मुस्कुराना जानते हैं। क्या मतलब? मुस्कुराने वाले हमें पसंद है। अल्लाह ना करे महफूज मियाँ जैसे लोगों से वास्ता पड़े। महफूज मियाँ कौन है? अम्मी जान की खालाजाद बहन के नंद के लड़के थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के उसमें तशरीफ़ लाए थे। 1 हफ़्ता रहे, एक बार भी नहीं मुस्कुराए, बस सूरत पर झाड़ू फिरी रहती थी। अल्लाह की पनाह, दिन गिनते थे कि कब जाएंगे। अफशां,
एक भिंजी भिंजी सी आवाज़ उभरी तो अर्ज़ कर रही थी कि दोपहर के खाने में क्या खाइएगा। अफशा जल्दी से बोली, मगर वो महफूज मियाँ, मैंने कहा, और अफशा ने जल्दी से होंठों पर उंगली रख दी। जो आप पसंद करें खिला दें, मैंने कहा। आपकी कोई पसंदीदा शय? आपकी और हमारी पसंद यकसां होगी। हमें तो कीमा भरे करेले बहुत पसंद है। मौसम की चीज़ें फरमाइश कर दें तो पक जाएंगे। आप अपनी पसंद से जो कुछ खिला देंगी खा लेंगे। बेहतर है मैं फरमाइश नोट कर लेती हूँ, अफशा ने कहा और वापसी के लिए पलटी। दरवाजे तक गई और फिर दूसरी तरफ झांक कर देखा। खतरा टल गया है, इसने गहरी सांस लेकर कहा। मुझे ये बच्ची बहुत प्यारी लग रही थी। कैसी अपनायत थी इसकी गुफ्तगू में और कैसी प्यारी बातें करती थी। तो खुदा का करना ये हुआ कि महफूज मियाँ उस ख़त्म होने से पहले ही चले गए। लेकिन जानते हैं इन्होंने जाकर क्या गुल खिलाया? ओहो, क्या हुआ? हिना बाजी के लिए अपना पैगाम भिजवा दिया। ये हिना बाजी कौन है? मैंने राजदारी से पूछा। मंजली बाजी का नाम हिना है। सूरत शक्ल दरमियानी है, रंग साफ़ है, बस ज़रा नाक मोटी है और जब चश्मा लगा लेती हैं तो रशीदन बुआ मालूम होती है। अफशा, दबी दबी आवाज़ फिर उभरी और अफशा ने दांतों तले ज़बान दबा ली। कहाँ है अफशा कहकशा? ये बेगम साहबा की आवाज़ थी। अंदर है अम्मी, सरफराज भाई के कान खा रही है, न जाने कहाँ कहाँ की उड़ा रही है। मारे गए सरफराज भाई, बचाइए, अफशा ने कहा और फिर जल्दी जल्दी बोलने लगी। बेहतर है भाईजान, तो मैं अम्मी से अर्ज़ करूँगी कि आपको कीमा भरे करेले बहुत पसंद हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। और वो मुड़ी, लेकिन दरवाजे में बेगम साहबा खड़ी थी। तो तुमने सरफराज मियाँ को तंग करना शुरू कर दिया है, बेगम साहबा ने कहा। नहीं अम्मी जान, मैं तो भाईजान से दोपहर के खाने के बारे में पूछने आई थी। मैं ज़रा बुआ से करेलों के लिए कह दूँ, अफशा ने कहा। सरफराज मियाँ ये बहुत शरीर है, ज़्यादा मुँह मत लगाना वरना तुम्हारे कान खा जाएगी। इस दुनिया में तन्हा हूँ चच्ची जान। अफशा की शख्सियत मेरे लिए अजनबी और अनोखी है। इसे कुछ वक्त मेरे लिए दे दें, बड़ा सुकून मिलता है इसकी बातों से। तुम्हारी बहन है बेटे, अगर ये बात है तो ठीक है, बस ये तुम्हें परेशान न करे। तौबा है अम्मी जान, कोई बड़े भाई को भी तंग करता है तो मैं कह दूँ बुआ से करेलों के लिए? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तेरे करेलों को, जा कह दे, अम्मी जान ने हंसते हुए कहा और अफशा बाहर निकल गई। दरवाजे से निकलते हुए रुक कर बोली, कोई ज़रूरत हो तो मुझे तलब कर लीजिएगा भाईजान। बुआ से करेलों के लिए कहकर ज़रा वापस आ जाना अफशा, तुमसे मुझे एक ज़रूरी काम है, मैंने कहा। हाजिर हो जाऊंगी, अफशा ने कहा और तेज़ी से बाहर निकल गई। बेहद शरीर है वैसे बेटे, दरअसल इनका कोई भाई नहीं है, तरसी हुई है भाई के लिए। काश आप मुझे बेटे की हैसियत से कबूल कर लें चच्ची जान। खुदा तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे अल्फाज में बड़ी अपनायत है, बेगम साहबा ने कहा।